2023 बदलाव के 8 वर्ष और सुबह से चले आ रहे सत्र में अब हम पहुंचे हैं अपने छठे सत्र की ओर, जो बेहद महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि इसका नाम है रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका। और उस संदर्भ में जब हरियाणा में विपक्ष कौन, असली विपक्ष कौन, सदन के भीतर और बाहर मुद्दे कौन उठा रहा है, उस हरियाणा में जहां पदयात्राओं का अपना इतिहास रहा है, एक और पदयात्रा की चर्चा है। और हम ये कह सकते हैं कि आज के सत्र के सबसे दिलचस्प सत्र में से एक, इंटरेस्टिंग सत्र में से एक, उसकी शुरुआत करने जा रहे हो। इसलिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अभय चौटाला जी को, प्रधान महासचिव इंडियन नेशनल लोकदल, वो मंच पर आए, जिसके साथ इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं। विपक्ष की भूमिका, संवाद हरियाणा कॉन्क्लेव 2023, और इस सत्र को संचालित करेंगे शशि रंजन जी, संपादक जनता टीवी। एक बार फिर से जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए अभय चौटाला जी का। बहुत बहुत स्वागत है। और ये सुबह से लगातार सेशन चल रहा है और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि एक तरफ जहां सरकार होती है, सरकार पे नज़र रखने के लिए दमखम वाला ऑपोजिशन चाहिए। तो हमने कहा कि वन मैन आर्मी से बेहतर कौन, और सरकार पे नज़र रखना ऑपोजिशन का काम है, जनता जनार्दन का काम है। हम हर 5 साल पे सरकार चुनते हैं, बहुमत के आधार पे सरकारें बनती हैं, लेकिन सिर्फ सरकार लोकतंत्र में महत्वपूर्ण नहीं है, ऑपोजिशन का भी उतना ही रोल है। और लोकतंत्र में जनता का काम सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट देने के बाद जो सरकार बनती है उस पर नज़र रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर स्वागत कीजिए माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। नहीं, आप सब, मेरा वाला सब आप उसको बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे वाले में आवाज़ सर एकदम टनाटन जाती है, ये तो आपको पता है। वो तो ये लोग फैसला करेंगे आवाज़ किसकी टनाटन है। जी स्वास्थ्य ठीक है, सुना है एक बार फिर यात्रा पे निकलने की तैयारी है। उधर राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए हैं, उधर और भी कई लोग यात्रा पे निकले हुए हैं, प्रदेश के कुछ इंडिपेंडेंट एमएलएस भी यात्रा पे निकले हुए हैं। सुना एक बार फिर आप भी यात्रा पे निकल रहे हैं। हमने तो फैसला बहुत पहले किया था जी, और आज इस प्रदेश को जरूरत है। जब से इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी पिछले 5 वर्ष में, और अब इस 3 वर्ष में एक ठगबंधन की सरकार बनी, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये फैसला किया, हमारी पार्टी के सभी साथियों ने, कि इस बदलाव में लोगों की बड़ी भूमिका हो। इसलिए लोगों को प्रदेश के 8 वर्ष के कार्यकाल की जानकारी हो कि सरकार ने 8 वर्ष में क्या किया है, कैसे लोगों को धोखे में रखा। आज भी केवल पोस्टर में, अखबार में, या आप जैसे लोगों के चैनल के माध्यम से गुमराह करने का एक प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष का जो शासनकाल था, लोगों ने उस 5 वर्ष के बाद जब चुनाव आया था तो जो 75 की बात करते थे, उन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया था। ये तो कुछ स्वार्थी लोग थे, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे लोगों के हाथ में फिर सत्ता सौंपने का काम किया, जिनसे लोग छुटकारा चाहते थे, जिनको लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था। आज इस 3 वर्ष के अंदर
मैं अभी देख रहा था आपके यहाँ पीछे लिखा हुआ है स्कूल के बारे में, स्कूल के बाद स्वास्थ्य के बारे में लिखा हुआ था। मतलब ये सब अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सुनो ना आप। स्कूल, स्वास्थ्य, जो लिखा है आपने, जो दिखा रहे हो बैकग्राउंड में, जो सरकार सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि मानती है कि हमने शिक्षा में सुधार किया, स्वास्थ्य में सुधार किया, और सत्ता में बैठे लोग रोजगार देने की बात करते हैं। ये तीनों चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कोई भी स्टेट है उसके लिए। रोजगार भी चाहिए, पढ़े लिखे नौजवान को अगर रोजगार मिलेगा तो वो सरकार को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ये फिर आप बंद कर देते हो। नहीं वो वाला उठा लीजिए फिर सर, वो उठा लीजिए। मुझे लगता है कई लाने पड़ेंगे आपको। कई है सर, आवाज आ रही थी आपकी। हाँ, अगर अच्छी शिक्षा होगी तो उससे जहां वो अपने प्रदेश की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, वहीं देश को आगे बढ़ाने में भी उसकी एक अच्छी भूमिका हो जाएगी। स्वास्थ्य अगर किसी प्रदेश में ठीक होगा तो फिर मान के चलो उससे भी प्रदेश का नाम बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा हो रखा है। इतने लोग बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, शिक्षा के नाम पे स्कूल बंद हो रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने जब शिक्षा पे आप जैसे किसी साथी ने सवाल किया तो हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री का जवाब था कि अध्यापक कम और टीचर ज्यादा है। ये जवाब था मुख्यमंत्री का। प्रदेश के मुखिया को यही पता नहीं है अध्यापक और टीचर में क्या अंतर है, तो शिक्षा के स्तर का तो अंदाजा लगा लेना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की संख्या जो है वो 11,000 है और प्राइवेट स्कूल की संख्या 15,000 है। तो सरकारी शिक्षा का तो इस बात से भी एहसास होता होगा कि जहाँ प्रदेश की सरकार अच्छी शिक्षा देने की बात करती है उसके पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरे स्कूल भी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की संख्या आज अगर 15,000 ना होती तो हरियाणा के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पंजाब में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में जाना पड़ता। हेल्थ का जहाँ तक सवाल है, मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और कहते हैं पिछले 8 वर्ष से लगातार कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए खास करके हमारी बच्चियों को अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए कॉलेज खोलने की बात भी करी थी। कॉलेज तो स्कूलों में खोल दिए या कोई और सरकारी बिल्डिंग पड़ी थी उसमें महाविद्यालय के नाम से बोर्ड लगा दिए गए। लेकिन हालत आज ऐसी है कि स्कूल के जो टीचर्स हैं जिसकी वजह से प्रदेश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, 47,000 से ज़्यादा पद आज भी टीचर्स के कम हैं। मुख्यमंत्री आएगा 5 बजे, आप उनसे पूछ लेना कि आपके यहाँ टीचर्स की कितनी कमी है। और ये बात तो मैंने मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में एक अपना सवाल लगा करके पूछी जिसका जवाब सरकार की तरफ से आया था कि 47,000 के करीब शिक्षकों की कमी है। ये पिछले साल में था। उसके बाद कोई शिक्षा को लेकर के टीचर्स की भर्ती नहीं हुई। इस 1 वर्ष में जो रिटायर्ड हुए उनकी संख्या और इसमें शामिल होगी। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, आपकी शिक्षा का भी सवाल है, जो कॉलेज खोल दिए उनके अंदर जो लेक्चरार्स होने चाहिए, प्रोफेसर की भर्ती होनी चाहिए, प्रिंसिपल की भर्ती होनी चाहिए, वो भी नहीं है। एक प्रिंसिपल को 3
कॉलेजों को चार्ज दे रखे हैं। एक एक लेक्चरर को पढ़ाने के लिए दूसरे कॉलेजों में भेजा जाता है। तो दिवालिया पिट गया शिक्षा का। हेल्थ का जहां तक सवाल है, अब कहते तो ये है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये पंचकुला हमारा राजधानी के साथ सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरी ख्याल है, अगर आप जाकर के जो हॉस्पिटल बना हुआ उसकी हालत देखोगे आज, तो आप सब ये कहोगे कि हेल्थ के नाम के ऊपर सरकार केवल एड पे पैसा खर्च करके कहीं अपने गलत फैसलों को छुपाने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो जो सुनो एक मिनट, आप 8 वर्ष में जो ये कहते थे कि हमारी प्राथमिकता है आपकी हेल्थ जो है, आज तक ऐसे बहुत सारे जिले हैं। सरसा जिला है आपका, फतेहाबाद जिला है, पंचकुला जिला है आपका, और भी मेरे ख्याल कैथल डिस्ट्रिक्ट है, इवन हिसार जो है उसमें भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। करनाल के अंदर भी जो मेडिकल कॉलेज हमारे वक्त में घोषित किया गया था कल्पना चावला के नाम से, आज उसमें भी बहुत सारी कमियां और खामियां इनकी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो खुल गए, लेकिन सरकार की तरफ से जो घोषणा थी उसका दिवाला पिट गया। 25,000 आज की डेट के अंदर ये सरकार ने स्वयं विधानसभा में माना, जो हेल्थ मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर विज शाह, उन्होंने माना कि 25,000 डॉक्टर्स की आज भी हरियाणा में कमी है। केवल डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ जो है, जो हॉस्पिटल को चलाने में बड़ी भूमिका निभाता है, वो स्टाफ भी किसी हॉस्पिटल में पूरा नहीं। इवन रेडियोलॉजी के बीमारी की जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो एक्सरे से मिलेगी, एक्सरे के साथ सीटी स्कैन से मिलेगी, सीटी के साथ आपकी एंजियोग्राफी से पता लगेगा हार्ट की तकलीफ किसी को। तो हमारे यहाँ ना एंजियोग्राफी कहीं के मशीन लगी हुई है, ना सीटी स्कैन कहीं लगे हुए। लगा दिए, मशीनें खरीद दी, उनमें कमीशन खा गए, लेकिन वहाँ टेक्निकल आदमी नहीं है जो उसको सुचारू रूप से चला सके। सरकार ये कहती इसकी है, वजह से, इसकी गलत पॉलिसी की वजह से आप किसी भी शहर में जाओ, आपको सैकड़ों की संख्या में प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे जहां महंगी दवाइयां मिलती है, सही ढंग से इलाज नहीं होता, गरीब आदमी जाकर के अपना इलाज करा नहीं सकता। हेल्थ के अंदर भी हमारा प्रदेश जो है आज सबसे बुरी हालत में है। उदाहरण बता देता हूं आपको। जब कोरोना का काल था, हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो है स्वयं कोरोना से पीड़ित था। उसने खुद ने अनाउंस किया था कि मेरे यहाँ पे कोरोना का जो है सबसे अच्छा, अगर किसी राज्य के अंदर कोरोना को लेकर के कोई डॉक्टर्स की टीम काम कर रही है तो वो हरियाणा है। हरियाणा के डॉक्टर जब इलाज कर रहे थे और कोरोना जब बेकाबू हुई तो शिफ्ट किया गया पीजीआई, और पीजीआई से आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया मदानता। खुद तो इलाज कराने जाते थे मदानता में, और हरियाणा के अंदर जो कोरोना से पीड़ित लोग थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था सिविल हॉस्पिटल में, जहां उनके खाने का बंदोबस्त नहीं था, दवाइयों का कोई बंदोबस्त नहीं था। इवन ये हालत थी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस वक्त में डॉक्टर्स के पास पीपी किट नहीं थी। इवन ये जो आपका जो सैनिटाइजर है वो नहीं था, ऑक्सीजन की कमी थी। मुझे कल ही एक जानकारी मिली थी कि इन्होंने वेंटिलेटर खरीदे 500 से ज़्यादा, जो आज भी डब्बों में बंद पड़े हैं, जिनको चलाने वाला कोई नहीं है। पैसा खर्च कर दिया, कमीशन खा गए, लेकिन टेक्निकल आदमी नहीं है इनके पास। ठीक है, ये जो अगली और सुनो, आप सब सुनने के लिए सुन बैठे तो हैं। लो। जहां रोजगार की बात है,
सरकार सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के कि हमने 75% रोजगार उपलब्ध कराएंगे। हम कानून बना दिया हमने, और कहते हैं कि हरियाणा का बच्चों को अब कहीं दूसरी जगह नौकरी और रोजगार के लिए नहीं भागना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। पिछले 8 वर्ष में सबसे ज्यादा हरियाणा के पढ़े लिखे बच्चे जो हैं रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं। हर महीने 500 से ज्यादा बच्चे जो एवरेज जो है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप के अलग अलग शहरों में स्टडी वीजा के नाम के ऊपर रोजगार तलाश करने के लिए जा रहा है। पर्टिकुलर 3 कम्युनिटी है हमारे प्रदेश के अंदर जिसका हर घर से बच्चा जो आज विदेश में गया हुआ है। रोड कम्युनिटी है जो सबसे मेहनती थी, उनके बच्चे जब रोजगार नहीं मिला हरियाणा प्रदेश में कहीं, तो आज कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर का बच्चा विदेश में नहीं गया। लबाना सिख जो है उसका कोई घर ऐसा नहीं है, लबाने सिख का, जिसके घर में से पढ़ा लिखा बच्चा, चाहे लड़की है लड़का है, विदेश ना चला गया। अगर रोजगार होते यहाँ पे तो फिर बच्चे विदेश नहीं भागते। अगर अच्छी शिक्षा होती तो बच्चे विदेश नहीं भागते। तो कुल जमा ये समझूं कि 24 तारीख से जो आपकी यात्रा निकलेगी, एक तो नज़र 2024 पे होगी, ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को तैयारी करनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं ये 24 तारीख से जो आपकी यात्रा शुरू होगी उसमें ये तमाम मुद्दे होंगे। ये नहीं, इसके अलावा इस प्रदेश के अंदर जब से ये सरकार बनी है कितने घोटाले हुए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आता हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है, 24 भ्रष्टाचार और पारदर्शी सरकार, वो है मेरे एजेंडे में। 24 घोटाले हुए जी। अभी यात्रा, पहले एक बार यात्रा करते हैं, उसके बाद फिर उस पर भी आते हैं, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता पे भी आते हैं। सर एक एक करके आते हैं। ये जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं, और कई लोग आप समझते हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, घर के अंदर ही बाहर भी, मैं भी हूँ, मैं तो सर सबसे मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा इश्क। वो ये कहते हैं कि जो आपके कुछ अपने हैं वो ये कहते हैं कि एक बार यात्रा निकालें, पता चल जाएगा कि यात्रा निकालना कैसा होता है। चलो, कुछ लोगों को हो सकता है मेरी यात्रा से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है कि मैं 24 तारीख से शुरू करूंगा, फरवरी से, और सिंगार गांव से शुरू करूंगा। उस सिंगार गांव की भी अपनी एक पहचान है। भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते तो उसके बाद जब कुरुक्षेत्र छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो सिंगार गांव का एक प्राचीन मंदिर था, रात वहां जाकर के रुके, और सुबह उस गांव में उन्होंने एक जोड़ था जहां मंदिर है, उस जोड़ के अंदर स्नान किया और वहीं सिंगार किया। तब से उस गांव का नाम सिंगार पड़ा है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने उसको नाम दिया, वहीं उस गांव की एक अलग पहचान और है। उस गांव में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी उसी गांव से, ठीक है। और आज मेवात का सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, केवल इस वजह से कि मौजूदा जो सरकार है उसने अनदेखी करी। ठीक है। कुरुक्षेत्र की बात तो मुख्यमंत्री करता है कि मैं बनारस से भी अच्छा बनाऊंगा, सिंगार की नहीं करता, क्योंकि सिंगार के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनसे ये लोग नफरत करते हैं। मैं भाईचारा प्रदेश का बढ़े, इसके लिए हर कम्युनिटी के लोगों को इस यात्रा के माध्यम से जोड़ने का काम करूंगा, भाईचारा कायम करूंगा। आपकी यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा, वो भी भारत जोड़ लें, आप हरियाणा जोड़ लें। कई लोग कहते हैं कि ये जोड़ने में 2024 तक कुछ और न जुड़ जाए। मैंने हरियाणा जोड़ने की बात नहीं कहा है कि मेरी यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा है। अच्छा। मैं तो आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा, आप भी चाहते हैं परिवर्तन हो, ये जितने बैठे हैं सब चाहते हैं परिवर्तन हो। इनमें कोई एक आधा ऐसा होगा जो किसी स्वार्थ की वजह से मजबूर होकर के, वो भी
मजबूर होकर के ये कहे कि नहीं हम नहीं चाहते परिवर्तन, इसी सरकार को चाहते हैं। लेकिन उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, दिल से उनके मन में भी ये बात है कि इनकी रांद कटे। ठीक जाए। है, ये 24 से आपकी सुनो यात्रा आप- शुरू होगी। हाँ। 20 तारीख को बजट आएगा। ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम हैं तो फरवरी 2023 में, लेकिन सबको दिख रहा है 2024। इस बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप? आप बड़ी हैरानी मानेंगे, आपको शायद हमारे प्रदेश की, आप इंटरेस्ट तो बहुत रखते हो इस प्रदेश में, आप हर वक्त इस कोशिश में रहते हो कि यहाँ की छोटी से छोटी बात की जानकारी आपकी हो, आप बारीकी तक जाना चाहते हो। लेकिन इस बार ये भी पता करो आप कि ये बजट का जो सत्र है, अब तक जितने बजट सत्र इस प्रदेश में हुए उनमें सबसे छोटा सत्र है ये। केवल 8 सीटिंग है, जिनमें पहली सीटिंग जो है वो गवर्नर की एड्रेस की है। उस दिन स्वयं गवर्नर के एड्रेस के और कोई काम नहीं होता। एक दिन खराब हो गया, चला गया सारा। और गवर्नर भी, जो गवर्नर को एड्रेस करने के लिए लिख करके दिया जाता है, मैं चैलेंज के साथ कह के जा रहा हूं यहां कि गवर्नर भी वो जो किताब में लिख करके देंगे उसको पूरा नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसने उस किताब को जरूर मंगा करके अब तक पता कर लिया होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बकवास है। वो भी ये कहेगा कि मैंने पहला एक पैरा पढ़ दिया और आखिरी पैरा पढ़ करके कहेगा कि सारा पढ़ा हुआ मान लिया जाए। ये कह के पीछे छुटाएंगे। एक दिन वो गया, उसके बाद 2 दिन उस पर चर्चा हो रही है, अगले दिन मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना है। जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन फिर कोई काम नहीं होगा। 2 दिन गए, सीटिंग 6 बची। इसमें एक सीटिंग के ऊपर गवर्नर एड्रेस पे चर्चा होगी, एक में रिप्लाई आ जाएगा। जितने विधायक हैं 90, उन 90 में से सत्ता पक्ष वालों को छोड़ दो, बाकी विधायकों को सबको बोलने का समय भी नहीं मिलेगा। तो फिर उस बजट का लाभ क्या होगा जब एक एमएलए अपनी चर्चा उस बजट पे नहीं कर सकता। नहीं, मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूं। ठीक मैं है, जो इसीलिए आपका आपको कहना है जायज है। इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि सरकार किस तरह से इस बजट सत्र में भी भागने का काम करेगी। मैं इस संदर्भ में भी पूछ रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी की लगातार जो सूचनाएं आती हैं, खबरें आती हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है, विधायकों से भी राय मांगी जा रही है, एमपी से भी मांगी जा रही है, अलग अलग बिजनेस क्लास हैं उनसे मदद, उनसे उनकी राय मांगी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि एक संपूर्ण बजट वो पेश करें। भाजपा की एक नीति है और उसी नीति पे काम करते हैं लोग। ये कहते हैं चिंतन करो, मंथन करो और भोजन करो। ये मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और आखिर में भोजन करके सारी बात को खत्म कर देते हैं। 2 बात कहते हैं कि मैंने एमएलए से पूछा है। अगर मुख्यमंत्री जी बजट के बारे में एमएलए से पूछते तो विधानसभा का सदस्य तो मैं भी हूँ और सीनियर मेंबर्स में हूँ, मुझे भी फोन करके इत्तला करते या मुझे भी कोई अधिकारी के माध्यम से। नहीं, पिछली बार भी जब बजट पढ़ रहे थे सुन लो आप, तो उन्होंने कहा था कि ये फलाने एमएलए हैं, फलाने इलाके से आप हैं। पहले बात तो सुन ले मेरी। अपने जो इनके बीजेपी के उनको बुला करके कहेंगे कि ये बजट है, हमारे से पूछो। जो विपक्ष में है उनसे बात करो आप। विपक्ष में बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो एक्स एमएलए हैं आज की तारीख में, जिनको इस बारे में बहुत सारी जानकारियां होती है। आपने उनसे चर्चा करी, आपने कहा कि हमने एमपीओ से चर्चा करी, तो तेरी पार्टी के एमपी से चर्चा कर ली होगी, किसने रोका भाई? आप उन लोगों से चर्चा करो जो लोग इसके ऊपर आपको कोई अच्छी राय दे सके। इन्होंने किसान बुलाए। हैरानी की बात है कि हरियाणा के अलग अलग जिलों से 2-2, 3-3, 4-4 किसानों को बुला लिया कि किसानों से चर्चा कर रहे हैं। और जब किसान ने इस पे चर्चा करनी शुरू करी तो मुख्यमंत्री खड़े होकर के चले गए और अपने 2-4 अधिकारियों को छोड़ के कि तुम इनसे चर्चा कर लो। किस लिए बुलाए यहाँ पे? ये कहते हैं कि हमने जिला परिषद के मेंबरों को, पंचायत के जो सरपंच हैं उनको, ब्लॉक समिति के मेंबर्स को बुलाया, जिनको सबसे ज़्यादा अख्तियार देने की बात करते थे। आज वो सारे सड़कों पे खड़े हैं। आ रहा हूँ, ई टेंडरिंग और पंचायत पे आ रहा हूँ मैं। आपने भी एक बात की थी भ्रष्टाचार की,
सरकार लगातार 8 साल से कह रही है कि ये न खर्ची पर्ची वाली सरकार है, पारदर्शिता बहाल रखने वाली सरकार है, और जो आप लोग ऑपोजिशन के लोग कहते हैं कि ये पोर्टल वाली सरकार हो गई है, ये ई टेंडरिंग वाली हो गई है। सरकार के लोगों का कहना है कि ये करप्शन खत्म करने का ये सब तरीका है। आप मुख्यमंत्री आएंगे, उनसे पूछना, इस प्रदेश में 2 दर्जन से ज्यादा घोटाले हुए हैं और मैंने विधानसभा में सबूत के साथ मुख्यमंत्री के सामने दस्तावेज पेश किए कि आपके राज बनने के बाद धान का घोटाला हुआ। और धान का घोटाला छोटा नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए। आप ये पूछना कि आप सिर्फ ये बता दो कि नमी के नाम के ऊपर जो 200 से 250 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान की जेब से निकाल करके और लिया जाता है, वो किसके खाते में जा रहा है? नमी के नाम पे पैसा लेती है सरकार, 200 रुपये क्विंटल से लेकर के 250 रुपये तक। वो ये पूछ लो कि मिलर के खाते में गया या जो एजेंसी खरीद कर रही है उसके खाते में गया या वो सरकार के खाते में आ गया या कोई बिचौलिया ले गया। हमने ये बात पूछी मुख्यमंत्री से कि आप केवल ये बता दो कि कहाँ है वो पैसा जो हजारों करोड़ रुपया बनता है हर साल। मुख्यमंत्री का मैं जांच कराऊंगा। आप पूछना जांच होगी क्या? 8 वर्ष बीत गए, जांच तो हम कराएंगे। जब ये सत्ता से बाहर होंगे, हम सत्ता में होंगे, हम इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसके लिए दोषी होंगे, चाहे वो किसी बड़े पद पे रहो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा शराब का घोटाला सुनो, उसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं ने, होम मिनिस्टर ने तो कहा था मैं एसआईटी का गठन करूंगा, लेकिन कैसे उन शराब माफियों को, शराब माफिया खड़ा करने वाले लोगों को बचाया जाए, उसके लिए एससीटी का गठन कर दिया, जिसके अंदर 3 अधिकारी लगाए गए। टीसी गुप्ता उसका चेयरमैन बनाया गया। उसको कहा गया कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दो। टीसी गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना करके सरकार को सौंप दी। सरकार उसकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने एक और जांच बैठा दी जो विजिलेंस से करवाई गई। विजिलेंस का जो डीजी था उस वक्त का, उसके साथ 2 आईपीएस अफसर लगाए गए। उन्होंने जांच करी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करके होम मिनिस्टर को दी। होम मिनिस्टर ने वो रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंप दी और कहा कि इस पे कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री जब ये लगा कि तेरे अपने चैत्य लोग फंस गए इसमें, तो ये कह दिया कि मैं चीफ सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाता हूं, वो इसके ऊपर एग्जामिन करेगा। आज 3 वर्ष बीत गए, आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई और ना ही कोई एग्जामिन रिपोर्ट आई। पूछो मुख्यमंत्री से। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आप मुख्यमंत्री को हमारे साथ बैठाओ, हम उनसे पूछेंगे, अगर वो हमें संतुष्ट करे, हमें नहीं जनता को संतुष्ट कर दे अपनी बात से, हम मान लेंगे। कई लोग जो अगली और सुना आप। उसके बाद यहाँ रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। उस रजिस्ट्री घोटाले के अंदर मुख्यमंत्री ने स्वयं जो रेवेन्यू का सेक्रेटरी था उसको जांच दी, जो आज चीफ सेक्रेटरी है मौके पे, उनको इसकी जांच सौंपी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट बना करके किन किन लोगों में रजिस्ट्री के अंदर पैसा खाया, किस किस ने सरकार के आदेश की अवहेलना करी, उन सब के नाम आए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है के खिलाफ। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान 450 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी गई, जिन दवाइयों का आज तक अता पता भी नहीं है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि 500 वेंटिलेटर खरीद लिए और वो वेंटिलेटर जो खरीदे गए 500, वो आज भी बंद लिफाफे में पड़े, बंद डब्बों में पड़े हैं। वो खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनको चलाने वाला कोई नहीं है। केवल कैसे कमीशन खाया जाए उसके लिए इन्होंने परचेजिंग करी उस दौरान। ऑपोजिशन ऐसे 24 घोटाले हैं जो हमने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं जी। और इस सेशन में फिर रखेंगे, फिर बताएंगे
कि आप इनमें से किसकी जांच कराओगे? नहीं ठीक है, ये धर्म भी है यहां आपका। तक जो कहता है, यहां तक जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिना और पर्ची और खर्ची की है, उनका अपना लगाया हुआ चेयरमैन हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके ऑफिस में करोड़ों रुपए नगद पकड़े गए। तो बिना पर्ची कर की उसकी पर्ची की खर्ची की सरकार कहाँ रहेगी? आज की डेट में आप मेरे से सुन लो, कोई एक कर्मचारी जो तबादला चाहता है अपना, सरकार कहती है कि हमने पॉलिसी बना दी कि तबादले नहीं होंगे। आज कोई जेई, कोई एसडीओ, कोई और छोटा मोटा अधिकारी अगर अपना तबादला कराना चाहता है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में बैठा हुआ व्यक्ति 2 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तबादले के नाम पे लेता है। आपने करवाना है किसी का तो मुझे नाम दे देना और मैं उसको बता दूंगा कि जा करके किससे संपर्क करना है। मतलब सारे इंफॉर्मेशन रखते हैं? इंफॉर्मेशन है, मैं रखता नहीं, इंफॉर्मेशन मुझे सरकार में बैठे लोग देते हैं कि तो लुटेरे हैं, दोनों हाथ से लूट रहे इस प्रदेश को। ठीक है, ये सरकार एक नहीं सवाल है, ये उठता है अभय सिंह जी, इसको सरकार नहीं मानते प्रदेश में, एक ये सवाल- लुटेरों का गिरोह है। एक सवाल ये उठता है कि चौधरी अभय सिंह जी खुलकर बोलते हैं, सरकार में सदन के अंदर बाहर तो जमकर के बरसते हैं, लेकिन जब अपनी पार्टी के आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगते हैं तो फिर आप उनको वैसे ही बचाने पहुंच जाते हैं जैसे दूसरे लोग अपने लोगों को बचाते हैं। आप मुझे नफे सिंह राठी की मैं बात कर रहा हूं, हाँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष। मैं ये बात, मुझे पहले से ही इस बात का एहसास था कि सरकार वालों ने कहीं आपसे ये जरूर लिख के दिया होगा। ये मेरा कर्तव्य नहीं है पूछना? नहीं, क्यों ये आप क्यों समझते हैं कि हर सवाल सरकार? आप सुन लो एक मिनट जी, पहले मेरी बात सुनो। अगर आप ये कहते हो कि मेरा कर्तव्य नहीं है, फिर तो आप ये सवाल मेरे से करते नहीं। इसलिए नहीं करते कि जिस राठी के खिलाफ इन्होंने एसआईटी का गठन किया और नफे सिंह राठी के खिलाफ जिस बयान के तहत, एक ऑडियो का जो बयान था, उसके तहत जो एफआईआर लॉन्च करी, आप इस सरकार में बैठे लोगों से ये पूछो कि ऑडियो जब आई थी तब एफआईआर लॉन्च करी। इनसे ये भी पूछो कि ऑडियो आई तो वो बीजेपी का, तुम्हारी पार्टी का सदस्य था, क्या तुम में से किसी ने एक ने ये पूछा कि जो आरोप तू लगा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो तू एफआईआर लॉन्च करा। राठी साहब के खिलाफ कोई एक सिंगल एफआईआर इस तरह की नहीं थी। इसीलिए नफे सिंह राठी जब एंटीसिपेटरी में गए बेल के लिए, अगर कोई सच्चाई होती तो एंटीसिपेटरी थोड़ी होती, फिर तो राठी के खिलाफ कार्रवाई होती। जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया 306 के तहत, उसमें आप किसी के वारंट नहीं लेते। 306 का मतलब है पुलिस नोटिस भेजे, पूछताछ करे, सारी बात की जानकारी ले और उसके बाद कोई अगर केस में दम हो तो उस केस को आगे बढ़ा दे। यहाँ तो सीधा पूछताछ करने के बजाय, नोटिस करने के बजाय हमने कानूनन लड़ाई लड़ी है, हमने बचाव नहीं किया। जो कानून के मुताबिक हो सकता है वो किया है। मैंने खुल के ये बात कही है कि अगर राठी कहीं दोषी है, जिस आदमी ने आरोप लगाया, अगर वो आरोप सही है, तो उसके मरने की जितनी उनके परिवार के लोगों को इस बात से तकलीफ हुई है, वो हमारी पार्टी के एक एक्स एमएलए का, एक्स मंत्री का बेटा था, हमारा भी साथी रहा था, उसका छोटा भाई आज भी मेरे साथ है, मुझे भी उतनी तकलीफ थी। लेकिन कोई आरोप सच्चे होने चाहिए। जिन लोगों की वजह से उसने सुसाइड किया या जो बात कही, जिसने उसका ऑडियो बनाया, उस आदमी को क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने? उससे क्यों नहीं पूछताछ करी कि उसने ऑडियो बनाया था, जब ये बोल रहा था, बयान दे रहा था, तू जब इसका ऑडियो बना रहा था तो तूने जाकर के पुलिस में क्यों नहीं बताया? उसका फर्ज नहीं बनता था जाके बताना? आप अगर सुसाइड कर रहे हो और मैं आपका ऑडियो बना रहा हूं और मुझे पता है कि रंजन साहब सुसाइड करेंगे, तो जाकर के मेरा फर्ज नहीं बनता पुलिस को रिपोर्ट करूं? बनता है कि नहीं बनता है? नहीं बनता है। तो फिर इनसे पूछो कमबख्तों से कि जो लोग एक्चुअल में दोषी हैं उनके खिलाफ क्या किया तुमने? मेरा सवाल मॉरल ग्राउंड पे था। आप उस एसपी से पूछो, झज्जर वाले से, कि तेरे पास किसके टेलीफोन आए राठी को अरेस्ट करने के लिए?
किसका प्रेशर बना तेरे ऊपर? तैने तेरी जिम्मेवारी जब एसआईटी बना दी थी तो उस एसआईटी ने क्या पूछताछ करी, क्या नोटिस किया, क्या एसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि भाई राठी इसके लिए दोषी है? ये कार्रवाई करने की बजाय इन्होंने सीधा जो है राठी के खिलाफ वारंट लिए कोर्ट से। मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि सर जब मैं दूसरे के घर में मैं किसी कोई भी ऐसे इंसिडेंट व्यक्ति होता का है, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का पक्षधर नहीं हूं जो कानून को अपने हाथ में ले और जो कोई हमारी पार्टी को कोई गलत काम करके, क्योंकि मैं अदालत नहीं हूं, हाँ, मैं उस सही पार्टी- और गलत का फैसला नहीं कर सकता नहीं हूं। कर सकते, लेकिन कानून की जानकारी वो- आपको भी वो होनी तो चाहिए। कोर्ट- वो यहाँ कोर्ट बहुत सारे तय वकील करेगी। बैठे हैं, वो आप पुलिस- उनसे पूछ सकते हैं। वो पुलिस ना तय करेगी ना, मैं तो मॉरल ग्राउंड पे बात कर रहा हूं आप कि एक जब चीज- दूसरी मुझे आप- पार्टी में कुछ होता है तब तो कहते हैं कि अच्छा, नैतिकता आप के मुझे एक आधार चीज पर- बता दो ना, राठी का तो आपने पूछ लिया, मुख्यमंत्री से पूछोगे संदीप सिंह का? आपने मेरे इंटरव्यूज नहीं देखे? नहीं, मैं पूछोगे क्या आपने उससे? मेरे इंटरव्यूज नहीं देखे? हैं? आप अभी बैठे तो आपसे पूछूंगा, तो उस जब संदीप- मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री से पूछूंगा। सर, उस पूछने में संदीप कोई सिंह के कोताही खिलाफ तो है वारंट नहीं। क्यों नहीं छुआ? जिसके ऊपर एक लड़की ने यह आरोप लगाया कि इसने मेरे कपड़े फाड़ लिए, मुख्यमंत्री उसको क्लीन चिट दे रहा है। इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात क्या होगी? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे लोगों का पक्ष कर रहा है जो लोग लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं, जो सिर्फ इस चीज का फायदा उठाता है कि ये मेरी कर्मचारी है, मैं इसको डरा लूंगा, मैं इसको धमका लूंगा, मैं इसको तबादले का, इसको सस्पेंशन का, इसको इस तरह का भय दे करके जो मर्जी इसके साथ कर लूंगा। क्या किया मुख्यमंत्री ने इसमें? वो सर उनसे पूछूंगा मैं। पूछना था मुख्यमंत्री से, मैं यहीं बैठ जाऊंगा और पूछ आज 5 बजे मुख्यमंत्री आएगा, मुझे बुला लेना। और पूछता भी रहता हूं मैं। आपने इंटरव्यूज आप भी जानते हैं, ये माइक लेकर के भले ही आप ना बोलें, आपको भी पता है कि नीम के पत्ते सबके लिए होते हैं, वो सिर्फ ना अभय सिंह जी उनके के लिए लिए नहीं ट्रॉफी होते रखते हो हैं। आप कहीं ना कहीं। एक बहुत चर्चा है, एक बहुत जबरदस्त चर्चा है कि क्या आईएनएलडी अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है? सोशल मीडिया का जमाना है। पहले मुझे आप ये बताओ, ये खबर आई कहां से आपके पास? सोशल मीडिया पे मैंने बहुत देखी ये खबर वायरल। मैंने तो नहीं देखी, मैं भी सोशल मीडिया देखता हूं। मैं भी देखता हूं, तो हो सकता है आपसे ज्यादा देखता हूंगा मैं। ये एक बहुत चर्चा थी कि क्या कांग्रेस और आईएनएलडी अगला चुनाव साथ लड़ेगी। ये आपने कैसे कह दी ये बात? इसलिए तो ये आपसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस वाले तो एक प्रचार और में लगे। सोशल मीडिया पे बहुत तरह की गलत खबरें, भ्रामक खबरें, अरे आप- र्यूमर्स सब होती है। अब आप सामने हैं तो आप- इससे आप बेहतर मेरी क्या बात- होगा? आप मेरी बात सुने, कांग्रेस वाले तो एक और प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस वालों क्या जो सोशल मीडिया है वो सारा दिन एक ही प्रचार करता है कि अब की बार तो दुष्यंत ने इन्होंने इनकी सरकार बना दी और अगली बार अभय सिंह बनवा देगा। क्या अभय सिंह इतना कमजोर आदमी नहीं है। अभय सिंह अगर अपने बुलबुत्ते पे अपनी सरकार नहीं बना सका तो किसी का समर्थन करने नहीं जाएगा, समर्थन कोई देने आएगा तो बात करेगा। तो मतलब ये मानूं कि आईएनएलडी अकेले चुनाव लड़ेगी बिल्कुल। या कहीं अब तो आपको समझ आ जानी या चाहिए। 2024 में आप कह देंगे कि अब ये तो- वक्त की मांग थी। ये राजनीति में वक्त बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं, ये बीजेपी को उखाड़ के फेंकना जरूरी था। ये अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कई बार। सुन तो लो, मुझे आपने इस तरह से गिड़गिड़ाते कहां देखा? कभी देखा? जो बात करनी है मुंह पे कहता हूं, ठोक के कहता हूं। तो मतलब अगला चुनाव आईएनएलडी अकेले? हाँ, अकेले अपने दम पे लड़ेंगे और अपने दम पे सरकार बनाएंगे। ठीक है। आईएनएलडी ने कोई पहली बार सरकार बनानी है क्या? हमने पहले नहीं बनाई। हमने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री तो के पद पहले तक भी तो पहुंचने आपने का काम सरकार बनाई तो किसी न किसी का साथ लिया था ना सर? किसका साथ लिया? आप बताइए। किसका लिया? कोई आके दे के गया? हमें तो हाँ, बीजेपी वाले दिया आया ना, करते। दिया हाँ, दिया ना सर। सुन तो लो ना, जी। आज भी कहता हूं हाँ कि आने वाले समय में अगर कोई आकर के मुझे समर्थन देगा हाँ, तो जरूर ले लूंगा। चाहे वो दूंगा नहीं बीजेपी, किसी चाहे को। चाहे चाहे वो बीजेपी हो या हुड्डा साहब कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी समर्थन देगा तो आप ले लेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए ना? मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मान के चलो अगले का समर्थन लूंगा, सरकार में शामिल नहीं करूंगा। तो मतलब लूटने के लिए नहीं। तो अगले दिन आपकी सरकार गिरा देगा वो? गिरा देगा, क्या फर्क पड़ता है? फिर लोग मैंडेट दे देंगे। हैं?
तो आप अकेले लड़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, एक सवाल और उठ रहा है, वो ये कि अभी एक पिक्चर फोटोग्राफ सोशल मीडिया का तो बड़ा स्ट्रांग जमाना हो गया है, एक फोटो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें दुष्यंत अपने दादाजी का आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है, वो एक पारिवारिक कार्यक्रम है, उसमें गए थे, ये मुझे भी पता है, लेकिन उसमें कई तरह के वो आ रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन आ रहा है। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया में मोबाइल है हाथ में, हर आदमी एक्सपर्ट हो जाता है। तो कई लोग ये लिख रहे हैं कि क्या 2024 के पहले आईएनएलडी और जेजेपी दोनों साथ आ सकती है क्या? आपने जिस फोटो का जिक्र किया, जिसमें न्योता देने गए थे, सुन तो लो, उसमें और बहुत सारी फोटोएं भी है। वहाँ हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री सुक्खू जी जो है वो भी चौटाला साहब से आशीर्वाद ले रहे थे, आपने उनका जिक्र नहीं किया। सुखबीर बादल अभी पहाड़ पे कहाँ चढ़ो सर, अभी हरियाणा में ही रहूं। सुखबीर बादल भी थे वहां पे, आपने उनका जिक्र नहीं किया। वहां पे आप पार्टी के 2-3 मिनिस्टर थे पंजाब के, उनका भी जिक्र नहीं किया। चौटाला साहब उस समारोह में गए थे और उसमें सैकड़ों पॉलिटिशियन गए हुए थे, क्योंकि जिस फैमिली में शादी थी वो राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार था। आपकी पत्रकारिता में उनका एक बड़ा स्थान है। उनके बहुत सारे दोस्त मित्र थे जिनको उन्होंने इनवाइट किया, वो सब लोग वहाँ पे गए। और चौटाला साहब जब गए तो चौटाला साहब के भी राजनीतिक तौर पे बहुत लोगों के साथ बहुत से रिलेशन हैं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई स्थायी दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। जो कहीं राजनीति में एक दूसरे से संबंध रखने वाले लोग हैं, कहीं मिलेंगे तो वो जरूर शेक हैंड करेंगे, जरूर बातचीत करेंगे, होना भी चाहिए। तो वो सब लोग जो गए थे, आपने उनका जिक्र नहीं किया, एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र कर दिया जिसका लोग आज नाम लेना पसंद नहीं करते। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, हम हैं 2023 के फरवरी में। आप मेरी बात सुनो, अगर आशीर्वाद लेने गए थे वो लोग तो उनको फोटोएं छपवाने की जरूरत नहीं थी। वो फोटो छपवा करके ये दिखाना चाहते हैं भी हमें भी हमारा दादा आशीर्वाद देता है। दादा उनका जो दादा था वो तो कभी का छोड़ गया उनको। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है। चौटाला साहब ने, अरे चौटाला साहब ने साफ शब्दों में एक बात कही है कि मैं 2 तरह के लोगों से बात करना पसंद नहीं करता। एक तो जो देश के साथ गद्दारी करे, उन लोगों के साथ मैं कभी बात करना पसंद नहीं करता। एक जो पार्टी के साथ गद्दारी करे, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। मैं इसलिए बहुत सीरियसली पूछ रहा हूं, कोई मजाक का विषय नहीं, क्योंकि आईएनएलडी एक ताकत थी। ठीक है, जो ताकत है, जो परिस्थितियां अगर ताकत बनी, आज अगर आईएनएलडी ताकत नहीं होती तो आप मुझे नहीं बुलाते यहाँ पे। हाँ, ये सही बात है। आज फिर कोई और बैठा ये होता कड़वी सच्चाई है कि है ताकत, वजूद है आपका, आपकी अपनी अपना एक महत्व है आपका, आपकी पार्टी का। लेकिन ये भी तो सत्य है ना अभय जी कि जिस तरीके से पार्टी टूटी और 2 हिस्से में बट गई, कार्यकर्ता भी रहे, चलिए ठीक है, पुरानी बात है। आपने लिख तो रखा है यहाँ पे बदलाव के 8 वर्ष, इसीलिए आप सवाल इस तरह के कर रहे हो जैसे हमारी पार्टी को आपको बहुत चिंता है। आपने चुनाव लड़ना हमारी पार्टी से? मैं तो कांग्रेस से भी पूछ रहा था, कांग्रेस से भी मुझे तो सर कोई 5 आदमी वोट नहीं देगा, मेरे जैसे आदमी को कोई 5 नहीं देगा। आप मेरी पार्टी से चुनाव लड़ो, हमारी पार्टी से चुनाव लड़ो। आपके बिहार के बहुत लोग फरीदाबाद में रहते हैं, रंजन साहब को जानते भी हैं, आप ईमानदार आदमी हैं, आजकल आप जैसे लोगों को पसंद करते हैं, आप 100% विधानसभा में आओगे। ठीक है, तो मैं एक ये मानूं 2024 के लिहाज से कि किसी भी पार्टी के साथ आईएनएलडी का गठबंधन नहीं होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जेजेपी और आईएनएलडी के विलय की बात करना बेकार है, समय की बर्बादी है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि आप जैसे साथियों का टाइम पास है। हाँ, टाइम पास है। बेकार में तो बेकार, आपने टाइम पास करके उसको सॉफ्ट कर दिया। मैं तो कह रहा हूं कि बेकार की बात है ये बात करना। कई लोग ये कहते हैं कि अभय जी बोलते तो बहुत तगड़ा हैं भी बहुत आक्रामक, अकेले ही शेर की तरह दहाड़ते रहते हैं, लेकिन जब बीजेपी को दबाने का टाइम आ जाए वहां पे अभय जी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और बीजेपी को परोक्ष रूप से
उनकी साख भी बची रह जाती है और बीजेपी का भी काम हो जाता है। कहां पे देखा आपने, ये तो बताओ है? ऐसा मतलब कब हुआ? उदाहरण देकर के बताना शुरू करूं? बताओ बताओ, तो जरूरी है। हालांकि वो राज्यसभा का जब मैं जिक्र करूंगा तो आप कह देंगे कि वो एक व्यक्तिगत रिलेशन था। इसके पहले भी आपने कहा। आप पहले एक राज्यसभा का और जिक्र करें जी। सुभाष चंद्रा का। सुभाष चंद्रा को मेंबर पार्लियामेंट किसने बनाया था? आप बताओ ना। आप बताइए ना कि नहीं, आप बताओ किसने बनाया, आपको पता है? हाँ पता तो है। हाँ तो लेकिन बताओ, मुझसे फिर ज्यादा शर्मा रहे पता हो? ना आप नहीं, मुझसे ज्यादा पता होगा। आपको पेन भी पता है, आपको स्याही भी पता है। नहीं, आपको फिर इस बात में शर्म नहीं करनी चाहिए ना बताने में। जी। सुभाष चंद्रा को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र हुड्डा की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछो कि तू 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहा, राज्यसभा का वोट कास्ट करने गया था तो बैलेट पेपर खाली क्यों छोड़ करके आया? पेन की शाई किसने बदली? भाजपा और कांग्रेस एक हुई कि नहीं हुई? हुई थी कि नहीं हुई थी? रही मेरे वोट का जो सवाल था, मेरे पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट मांगने नहीं आया। हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव था, ये विपक्ष का नेता था, इसकी जिम्मेवारी बनती थी कि मेरे से वोट मांगता। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा चुनाव लड़ रहा था राज्यसभा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे टेलीफोन करके और मेरे से वोट मांगा था। अपने बेटे के लिए वोट तो मांग लिया, बेटे के वक्त। हाँ, अपने बेटे के लिए तो वोट मांग लिया था, लेकिन अब जब चुनाव हुआ तो वोट नहीं मांगा। और ना मेरे से मुख्यमंत्री ने वोट मांगा, ना मैंने मुख्यमंत्री को वोट दिया। मुख्यमंत्री जी आएंगे, आप पूछ लेना। मुख्यमंत्री ने तो चौधरी रणजीत सिंह के सामने ये बात कही थी कि अभय सिंह ने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात कर ली, वो तो कांग्रेस को वोट देगा। ये रणजीत सिंह को भी मेरे रूबरू करा लो, मुख्यमंत्री को भी करा लो, दोनों की बात थी। चौधरी रणजीत सिंह ने मेरे से ये बात करी कि क्या कोई ऐसी बात हुई है? मैंने कहा मेरी किससे क्या बात हो, मैं आपको कोई जवाब दूं? आपका मेरे पे कोई दबाव है? आपकी वजह से मैं विधायक हूं, ये फैसला मैंने करना है। और मैंने ये फैसला इसलिए लिया विनोद शर्मा के बेटे को वोट देने का कि जब चौटाला साहब तिहाड़ जेल में थे, उस वक्त विनोद शर्मा का लड़का भी उसी जेल में था और उसने अजय सिंह से भी ज़्यादा ध्यान चौटाला साहब का रखा। मैं रोज़ मिलने जाता था, वो रोज़ मुझे मिलते थे। चौटाला साहब सभी में बात करते थे कि भाई ये इसने हमारा बहुत ख्याल रखा। मैंने चौटाला साहब से बात करी थी इस बारे में कि आज ये परिस्थितियां हैं, मैं भाजपा को वोट नहीं देना चाहता, ना मैं कांग्रेस के पक्ष में जाना चाहता। मैं भी मना कर सकता था वोट देने से, लेकिन विनोद शर्मा का लड़का जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और उसने आकर के मुझसे ये कह कर वोट मांगा था कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें तो वोट फलां लोग दे रहे हैं, हम तो आपसे आपका वोट लेने के लिए आए। मैंने कहा भी आपका एहसान है, मैं हर हालत में आपको वोट दूंगा और एहसान उतारूंगा। क्या गलत किया? ठीक है। नहीं, क्या गलत किया ये बताओ ना। ना ठीक है, ये तो सफाई आपकी पहले भी नहीं फिर जब पहले थी आपको पता तो फिर क्यों क्वेश्चन किया? नहीं, मैं तो हर बार पूछूंगा, हर बार। नहीं, फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। ये बताइए, आप मानते भी हो कि बिल्कुल ठीक है, ये बताइए, फिर उसके छेड़खानी करवाई जाती है आपसे। ये बताइए कि हरियाणा में असली ऑपोजिशन है कौन? अभय सिंह चौटाला INLD या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस, ये फैसला, या आजकल आम आदमी पार्टी भी है या दूसरी पार्टियां भी हैं? फैसला मैं नहीं कर सकता, ये फैसला आप भी नहीं कर सकते। ये आम जनता जो है वो इस बात का फैसला करती है कि कौन अपोजिशन है, कौन आज हमारी बात को अच्छे तरीके से सत्ता के सामने रख सकता है, सत्ता को मजबूर कर सकता है। आप आना, विधानसभा का सेशन शुरू होगा, आज जो सेशन यहाँ कर रहे हो विधानसभा में आके हमारा भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कौन प्रदेश के लोगों की जो आज कठिनाई है उसके लिए सरकार को आगाह कराता है और मजबूर करता है किस तरह से सरकार उसके आगे भागती है। चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं एक चीज बताओ बीजेपी की मदद करते हैं, आप कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी को बचाए फिरते हैं। ये तो आप भी मानते हो कि हुड्डा ने बचाया बीजेपी को,
तो आप मानते हो? आपने भी मानी है सुभाष चंद्रा की बात? मानी कि नहीं मानी? 2024 की मैं तस्वीर कैसे आपसे देखते पूछ हैं? रहा हूं भी सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का मेंबर बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था कि नहीं था? आप ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? अब आपकी बोलती बंद होगी। 2024 कैसे देखते हैं आप? बता दिया मैंने आपको 2024 के बारे में। हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, हम लोगों के भरोसे से 100% सरकार बनाएंगे। और अगर नंबर्स, चूंकि वो तो पब्लिक के हाथ में किसको वोट देती है क्या करती है, विधानसभा में अगर नंबर्स ऊपर नीचे हुए, चूंकि नंबर्स का खेल है सरकार बनाने के लिए, तो आईएनएलडी किसी को समर्थन देके सरकार नहीं बनवाएगी। समर्थन कोई देने आता है तो लेकर के मुख्यमंत्री बनकर के सरकार बनाएगी, और वो समर्थन देने वाला सरकार में भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये रखेंगे। हम सरकार में किसी को शामिल भी नहीं करेंगे और समर्थन भी ले लेंगे। इसलिए शामिल नहीं करेंगे कि फिर तो जैसे आज जो लोग सरकार में शामिल हैं, वो दोनों हाथों से प्रदेश को लूट रहे हैं। सत्ता में बैठे लोग जो चला रहे हैं, वो चुप है कि नहीं है? वो चुप है कि नहीं है? इसी बात में ना कि उनको उनका समर्थन है और वो उनके साथ बंटवारा किया है उन्होंने। हम बंटवारा नहीं करेंगे, हम लोगों को सुविधाएं देंगे। तो मतलब न समर्थन देंगे। 2024 के हिसाब से 8 साल पूरे हो गए, 2 साल बस गया गया समझ लीजिए। तो समर्थन देंगे नहीं, समर्थन कोई देने आता है तो ले लेंगे, लेकिन वो सरकार में शामिल नहीं होगा और चुनाव अकेले लड़ेगी आईएनएलडी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद और आपका। समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सोशल मीडिया के बहुत सारे कंफ्यूजन्स को भी दूर करने के लिए। आप एक सवाल छोड़ गए। बता दीजिए कौन सा? जो आप ई टेंडरिंग की बात करते थे। अच्छा हाँ ठीक है, वो दिमाग से और निकल गया। मुख्यमंत्री जी ठीक है। आएंगे। नहीं एक सवाल वो मेरे सही है, दिमाग से निकल गया। ई एक टेंडरिंग मिनट, और एक मिनट। पंचायत, उसमें 3 सवाल है। एक तो है कि जो मंत्री है वो ये कह रहे हैं राइट टू रिकॉल वाली बात, उनके फाइनेंशियल लिमिटेशंस की बात और ई टेंडरिंग की बात, ये तीनों मसले अभी बहुत ज्यादा गर्म है। बातचीत के दौर में वो निकल गया, मैं उस पर आना चाहता था, माफी के साथ। इस पे आपका स्टैंड? जो बात मंत्री कहता है, आज हालत ऐसी है कि उसके जो सहयोगी है, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो उसकी अपनी पार्टी के एमएलए, वो भी आज खुल करके विरोध कर रहे हैं इस बात का। मुझे एक बात आप मुख्यमंत्री से भी पूछना। ये कहते हैं कि हमने 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है। आइए, नमस्कार। जी क्या हाल है सर? कंटिन्यू रखें लाइव सर। जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं 2 लाख रुपए की, कि उसके ऊपर ही टेंडर होगा। पहले जो जितने भी पंचायत के काम होते थे, क्या सरपंच अपनी मर्जी से किसी को ठेका देता था? पहले भी ये सिस्टम था। पहले कोई भी काम जो पंचायत का होता है, चाहे कोई गली बने, चाहे कोई कमरा बने, चाहे कोई आपकी चौपाल बने, कोई काम पंचायत का हो, चाहे वो 10 लाख का हो, 20 लाख का हो, उसके लिए भी जेई को बुला करके सरपंच जो है रेजुलेशन पास करके कहता था कि इसका एस्टिमेट बनाओ। उसका एस्टिमेट बनता था, वो एस्टिमेट बन करके एसडीओ के पास भी जाता था, एसडीओ के बाद एक्शन के पास जाता था। ई टेंडरिंग में भी वही होना। आप सुन तो लो ना, डायरेक्टर के पास भी जाता था, और उसके बाद उस काम को मंजूरी मिलती थी। तो ये ई टेंडरिंग क्यों लिखा? नहीं, तो ई टेंडरिंग वो डिजिटल हो जाएगा सर, उसमें दिक्कत क्या है? अरे आप सुनो ना, दिक्कत है। आप कहते हो दिक्कत क्या है उसमें? उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आज जो ई टेंडरिंग वाला है, उसमें पंचायत का जो पैसा है, उस पैसे में से 20% पैसा जो है वो जीएसटी में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सरकार उस पैसे को खाना चाहती है, जो हमारी पंचायतों का पैसा। नहीं, जीएसटी तो हाँ, तो मान जीएसटी लीजिए अगर 2 लाख से ऊपर के काम में जीएसटी लेना पड़ेगा। हाँ तो लेना पड़ेगा। तो आप उसमें ई GST टेंडर कीजिए या ना कीजिए, अगर 2 लाख के ऊपर का एक्सपेंस है, वॉचर है, तो उसमें देना पड़ेगा सर। नहीं देना पड़ेगा, पहले नहीं लगता था। पहले तो जीएसटी था ही नहीं। तो ई टेंडरिंग के, अरे जीएसटी बीच में था भाई, क्यों नहीं था? जीएसटी तो इनकी सरकार बनने के बाद लागू हो गया था।
मतलब जब बहुत पहले तो नहीं था ना सर। मैं अच्छा, मैं नंबर दो, ये आप मुझे- समझना चाह रहा हूँ, आप मुझे लोग बहुत ये- सीनियर आप लोग मुझे हैं ये बता दो, आप कि- सरकार का पक्ष तो ले रहे हो, आप ये बता सर दो आप सिर्फ। मैं ये इस भ्रम में मत रहिए, मैं किसी का पक्ष ये लेता भ्रम हूँ। नहीं, आप तो सरेआम कह रहे हो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग सब लोग जा तो रहे जो हैं, चीज पहले तो हो रही उसमें थी, दिक्कत क्या है? आप मुझे एक चीज बताओ, जो चीज पहले हो रही थी, आपने ये कहा कि हम पंचायतों को ज्यादा अधिकार देंगे। आप अधिकार दे रहे हो, खत्म कर रहे हो। आपका मंत्री जो है वो ये कहता है, मुख्यमंत्री जो है चुने हुए प्रतिनिधियों को कहता है कि चोर है ये, कहता है कि नहीं कहता है? फिर इसका मतलब अगर चुना हुआ सरपंच चोर है तो मुख्यमंत्री भी चोर है और उसका मंत्री भी चोर है। वो कैसे चोर नहीं होंगे फिर? उनको अगर कोई चोर कहता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि हमें चोर कहता है, जो दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूट करके खा गए, जिन पे 24 बड़े घोटालों के आरोप है? उन लोगों ने जिन्होंने चोरी करी और जो चोरी करवा रहे हैं आज, उन लोगों को तो जब आप कहते हो तो तकलीफ होती है। और जो चुन करके आए हैं, जिन्होंने ये कहा कि 2 करोड़ लग गया, किसी का 4 करोड़ लग गया, मैं मुख्यमंत्री से विधानसभा में ये बात जरूर पूछूंगा कि तेरी सरकार है, अगर पंचायत के चुनाव के अंदर कोई 4 करोड़ रुपया खर्च करके सरपंच बन करके आता है, कोई शराब बांटता है, कोई पैसा बांटता है, तो अगर आप ये कानून बना सकते हो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पंचायत का फार्म भर सकता है, तो ये कानून भी तू इस विधानसभा में बना कि कोई भी व्यक्ति अगर शराब बांटेगा, कोई व्यक्ति अगर पैसा बांटेगा, कोई व्यक्ति किसी वोटर को, मतदाता को लुभाने के लिए कोई लालच देगा, तो उसका उसी वक्त जो है, जो फार्म भरा है वो कैंसिल हो जाएगा। ये कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ये ऐसे भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के किसी को खिलाफ आप है। ये कैसे कह सकते हो कि तू चोर है? ये अधिकार किसने दे दिया इनको? ठीक है, तो आपको लगता है कि ई टेंडरिंग से दिक्कतें बढ़ेंगी? आप सरपंचों को, पंचों को, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबरों को या चुने हुए व्यक्तियों को चोर नहीं कह सकते। आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया। आप ठीक है, आप सत्ता में हैं, आप मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और मुख्यमंत्री और मंत्री भी लोगों के बनाए हुए नहीं, थोपे हुए हैं। लोगों ने तो अब की बार बाहर कर दिया था, 40 सीटें दी थी। ये तो कुछ आप जैसे स्वार्थी थे, डूब मरे। मेरे जैसे या जिनको आपने पाल पोस कर बड़ा किया था? हाँ, ये भी शामिल था उनमें पहले। चलिए सर, अशोक अरोड़ा जी को पता है इस बात बहुत- का चित्र है कि कौन कौन शामिल थे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज रहेगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोग एक और फैसले से सरकार से बहुत दुखी हैं, जो इन्होंने पीपीपी बना रखी है, जो आपका परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र, उसकी आड़ में 5 लाख लोगों की, बुजुर्गों की पेंशन काट दी। उसके इलायदा 5 लाख लोगों के पीले कार्ड काट दिए। एक नई चीज विधानसभा में दूंगा, आज आप मुख्यमंत्री से पूछना भी। गांव का नाम है आपके खारिया, रोडी हल्के के, इसका चौधरी रणजीत सिंह जहाँ से एमएलए, रानिया से वहाँ का है। वहाँ उस गांव के अंदर ये जो सरकार की तरफ से परिवार पहचान पत्र बनाने वाले लोग जो बैठा रखे, उन्होंने कंप्यूटर पे नाम चढ़ाते हैं वो लोग। एक व्यक्ति को रेलवे का कोई फार्म निकला हुआ था, 21 साल का लड़का था, वो उससे एनओसी लेने गया था फार्म भरने के लिए। आजकल हर चीज में एनओसी जरूरी कर दी। उसने उसको कहा कि तू जा मेडिकल करा के आ पहले, फिर तेरे को एनओसी दूंगा। और मेडिकल में उसने मेडिकल करवाना लिखने की बजाय डॉक्टर को लिख करके भेज दिया कि इसकी नसबंदी कर दी जाए। ये हंसने की बात नहीं है, नहीं ठीक है, ये बहुत मतलब सीरियस मामला है। ह्यूमन एरर है। वो लड़का गया, उसने जाकर के वो उसका लिखा हुआ लेटर दे दिया कि ले, और डॉक्टर ने उसकी नसबंदी कर दी। 21 साल का बच्चा जो अब तक मैरिड भी नहीं था,
उसकी नसबंदी कर दी, उसको पता नहीं लगा, वो घर आ गया। घर आने के बाद जब उसको कोई छोटी मोटी तकलीफ हुई तो उसने दोबारा डॉक्टर के पास जाकर के पूछा भी मेरे को ये तकलीफ होगी क्या? तो डॉक्टर ने उसको बताया भी, उसने पूछा भी मेरा किया क्या आपने? उसने कहा मैंने तो तेरी नसबंदी कर दी। तो इस पीपीपी की वजह से लोगों की नसबंदी भी शुरू होगी। वो तो सर एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है ये ना, इसको तुम ह्यूमन एरर कहते हो, ये खुद करवा लेना फिर सारे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। और अभय सिंह जी हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जानदार शानदार तो मैं कहता ही हूँ। हालांकि ये भी जानते हैं कि मैं नीम के पत्ते वाला हूँ, लेकिन जब माइक लेते हैं तो ये कहेंगे ये आपने सरकार का प्लांट कर दिया सवाल, ये तमाम चीज़ें। अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं कि ना आप तो दमखम वाले हैं। बात सही है। सरकार वालों के लिए नीम के नहीं स्टीविया के पत्ते रखते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभय चौटाला जी, प्रधान महासचिव INLD। और मैं आग्रह करूंगा शशि रंजन जी से कि अभय चौटाला जी को प्रतीक चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। और बहुत बहुत धन्यवाद अभय चौटाला जी, आपने समय निकाला और इस मंच पर आए। एक बार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए अभय चौटाला जी, प्रधान महासचिव INLD।